हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। हम अपने टॉपिक को एक्सटेंड करने लग रहे हैं। टॉपिक का नाम था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में दो हमारे स्टेप आते थे। एक तो था फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और तो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा स्टेप है, जो दूसरा पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का, वो है यूरिन फॉर्मेशन, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन इज द सेकंड स्टेप ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये क्या है, लिख देता हूँ। यूरिन फॉर्मेशन, इट इज द second step of physiology of excretion, which further completed into which, जो कि further complete होता है, completed into 3 सब स्टेप्स, जो कि 3 सब स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट। हालांकि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। उसका पहला स्टेप यूरिया फॉर्मेशन था, जो हम यूरिया साइकिल लीवर के अंदर देख चुके हैं, यूरिया को बना चुके हैं। तो हमारा ये दूसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो नेफ्रॉन के अंदर बनेगा, ये भी 3 स्टेप के अंदर बनेगा। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें ग्लोमेरुलस का रोल रहेगा। दूसरा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो तीसरा है हमारा, वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ये 3 स्टेप हैं। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लिखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में इन दिस स्टेप Bowman capsule and glomerulus दोनों, Bowman कैप्सूल भी और ग्लोमेरुलस भी, दोनों प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन filtration of blood, due to having some characteristics, कुछ खास गुण हैं जिसके कारण बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ब्लड के फिल्ट्रेशन में मदद करता है। एक बार हम डायग्राम के रूप में आपको वो दिखाएंगे, ताकि आप उसको आसानी से समझें। तो इन दोनों में वे खास गुण कौन से हैं जो ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, एक बार वो देखेंगे। ऐसे जैसे मैं अब आपके सामने बोमन कैप्सूल और उसमें जो ग्लोमेरुलस है उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो,
ये हमारा क्या है, बोमन कैप्सूल, ये इसकी आउटर वॉल है और ये इसकी इनर वॉल है। ये हमारा क्या है, बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल में ये जो जाल बनता है, नेटवर्क, ये जो नेटवर्क बनता है कैपिलरीज का, देखो आप इस ये क्या था, एफेरेंट आर्टरियोल। हमने डायग्राम में आपको बताया था, ये एफेरेंट आर्टरियोल है जिसमें से ब्लड नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट बोमन कैप्सूल में आएगा। दूसरा ये क्या है, इससे ब्लड फिल्टर होकर बाहर निकलेगा, इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर समझने की है, ये इनर वॉल जो है, देखो पहले मैं इसको आप एक बार थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। इसकी जो वॉल है वो काफी पतली है और पोरस है। जो इनर वॉल है, ये मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, जो इनर वॉल है बोमन कैप्सूल की, वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर हैं, वो थिन है और सेमी परमेएबल है। यानी कि जो ब्लड, ये जो जाल बना यहाँ पर, ये जो जाल कैपिलरीज का ये जो बना है, तो ये छनके किस में आ जाएगा, इधर, ये देखो ऐसे। तो जो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरीज हैं, उनकी वॉल कैसी होती हैं, थिन, कैसी है, बिल्कुल सेमी परमिएबल, और छोटे छोटे क्या हैं, पोर। जैसे कि मैंने इस इनर वॉल को डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसका मतलब इसमें क्या है, पोर। तो जो ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, वो छलके ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन से और बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। और वो किससे टकराएगा, अब बोमन कैप्सूल की इनर वॉल से। अब इस इनर वॉल में मैंने आपको पहले भी बताया था, विशेष प्रकार की सेल्स, ये इनर जो वॉल है इसमें ये विशेष प्रकार की क्या है, सेल्स। और आपको पता हो तो बताओ, इन विशेष प्रकार की सेल्स को क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल्स, जिनमें एक डीप कैविटी होती है और उस डीप कैविटी को स्लिट पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिट पोर। तो ये जो मैं जो विशेष प्रकार की जो सेल आपको दिखाने लग रहा हूं, ये आप एक बार समझें, इनको हम पोडोसाइट सेल कहते हैं, पोडोसाइट सेल। एक बार इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। इस तरीके की सेल होती हैं ये पोडोसाइट सेल, और इनमें ये ऐसे ये डीप कैविटी होती है। चाहे आप इसको एक सिंपल ऐसे बना के देख लें, ये क्या है, ये डीप कैविटी, ये वाली डीप कैविटी। अगर इसमें एक बार फ्लूइड भर गया तो एक छोटे से, ये यहाँ पर एक स्लिट पोर होता है। क्या होता है, स्लिट पोर, बिल्कुल छोटा सा पोर, जो किस में मदद करेगा, छानने के अंदर। तो अब दो बातें हुई, ग्लोमेरुलस की जो वॉल है और जो बोमन कैप्सूल की जो इनर वॉल है, वो दोनों थिन है, वो दोनों सेमी परमिएबल है, एक बात। दूसरा, जो ग्लोमेरुलस की जो वॉल है उसमें छोटे छोटे पोर हैं, और जो बोमन कैप्सूल की इनर वॉल है उसमें विशेष प्रकार की सेल हैं, पोडोसाइट सेल। और उन पोडोसाइट सेल में क्या है, स्लिट पोर। तो अब मैंने जो लास्ट लाइन आपको लिखवाई थी कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो खास कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या है? एक तो ग्लोमेरुलस की वॉल थिन है और बोमन कैप्सूल की वॉल भी थिन है। एक बात, ग्लोमेरुलस की जो वॉल है वो सेमी परमिएबल है। कैसी? सेमी। और जो बोमन कैप्सूल की जो इनर वॉल है वो भी क्या है? सेमी परमिएबल। जो ग्लोमेरुलस है उसकी वॉल में क्या है? छोटे छोटे पोर, जैसे कि मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया था। और जो ग्लोमेरुलस की इनर वॉल है उसमें क्या है? पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स में क्या है? स्लिट पोर्स। तो स्लिट पोर या पोडोसाइट किसमें है? जो बोमन कैप्सूल की इनर वॉल है उसमें। और पोर किसमें है? ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं उनमें। और सेमी परमिएबल दोनों हैं और थिन भी दोनों हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण ये बोमन कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। अब इन्हीं बातें पर आते हैं। ऐसे द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर capillaries, the wall of glomerular capillaries and Bowman capsule are very thin and semi-permeable. दो बात, as well as glomerular capillaries bears pores, बहुत सारे छोटे छोटे pores and inner wall of मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बोमन कैप्सूल कंसिस्ट क्या? पोडोसाइट सेल। ये विशेष प्रकार की सेल है पोडोसाइट सेल which have slit pore। अब ये थिन भी हैं, सेमी परमेएबल भी हैं, इनमें पोर भी हैं, स्लिट पोर भी हैं, तो ये फिर ब्लड को छानने का काम करेंगे। सो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज, इन विशेषताओं के कारण बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस help in filtration of all component of blood, except कुछ बड़े कंपोनेंट रह जाते हैं, जैसे आरबीसी, WBC, platelets and प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये जो बड़े कंपोनेंट हैं ये नहीं छलते। हालांकि ब्लड के अंदर जितने भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंस हैं वो कुछ गैसेज हो सकती हैं, वेस्ट हो सकते हैं, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, वो डिजॉल्व्ड फूड, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ छन जाएगा। तो एफरेंट आर्टरियोल से इम्प्योर ब्लड मालफिजियल बॉडी के अंदर आया, यानी कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के। अब वो किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण चला? अब जो ग्लोमेरुलर की वॉल है वो क्या है? थिन और सेमी परमेएबल। और जो बोमन कैप्सूल की जो वॉल है वो भी क्या है? थिन और सेमी परमेएबल।
जो ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरी की जो वॉल है उसमें क्या है, पोर, और जो वॉल है बोमन कैप्सूल की उसमें भी क्या है, छोटे छोटे स्लिट पोर, क्योंकि वहां पर कौन सी सेल है, पोडोसेल, जिसके कारण ये सारा क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो छन जाता है। अब हमने आपको पहले भी बताया था ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमन कैप्सूल है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मालफिजियन बॉडी। क्या बन जाता है, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी में जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड, अब ये वाला कौन सा पार्ट है, पीसीटी, ये वाला कौन सा पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो ये कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है, बोमन कैप्सूल से नीचे पीसीटी। यहां पर विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं और इन विशेष प्रकार की सेल्स को जो बहुत ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, आप सबको पता है, ये पीसीटी, ये क्या है, माइक्रोविलाई। क्या है, माइक्रोविलाई, जो एब्जॉर्प्शन में बहुत तगड़ा रोल अदा करती हैं। तो ये जो विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई देने लग रही हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, जिनके कारण, यानी कि पीसीटी में विशेष प्रकार की एपिथेलियल सेल्स हैं, वे एपिथेलियल सेल्स माइक्रोविलाई बनाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती हैं, जिसके कारण पीसीटी का मेन रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस में आता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये ऊपर वाली स्टोरी करने लग रहे हैं, बोमन कैप्सूल। अब जो ब्लड इस मालफिजियन बॉडी में, जो ब्लड इस बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के द्वारा छान के पीसीटी में भेजा जाएगा, कहां पर भेजा जाएगा, पीसीटी के अंदर, उस ब्लड को हम अब फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ये आपको थोड़ी सी बात समझनी है। द ब्लड filtered by the blood filtered by Bowman capsule and glomerulus is pass into PCT, proximal convoluted tubule, and it is called उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये ब्लड ही है, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं है, जो ये छनके आया है इसमें, ये पीसीटी के अंदर, ये है तो ब्लड, लेकिन इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है, बाकी ये ब्लड ही है। ठीक है, तो इसलिए ये कलरलेस होगा, वोटरी होगा, तो हम इसको ब्लड ना कह के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के द्वारा इस ब्लड को छानने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, glomerular filtration, and this process, जिसने ये छाना है, this process is called glomerular filtration, glomerular filtration। तो
हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें बोमन कैप्सूल ने और ग्लोमेरुलस ने किस तरीके से क्या क्या विशेषताओं के थ्रू ब्लड को छानने का काम किया है वो अभी आपने यहाँ पर क्लियरली देखा है। तो ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हमारा दूसरा है जो दूसरा स्टेप होगा यूरिन फॉर्मेशन का, उसको हम कहेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये पीसीटी के अंदर ये मैंने बताया कौन सी सेल है? एपिथेलियल सेल। और ये एपिथेलियल सेल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस की थी। वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पर भी ये एब्जॉर्प्शन एरिया के लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगी ताकि यूजफुल सब्सटेंस का क्या हो जाए? एब्जॉर्प्शन। तो हमारा दूसरा स्टेप अब क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान से देखें, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन व्हेन glomerular filtration pass from Bowman capsule to, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो बोमन कैप्सूल से निकल के पास टू कहां तक जाएगा? लास्ट तक, पास टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लास्ट तक नेफ्रॉन के हर पार्ट से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस दौरान, ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस दौरान जब वो बोमन कैप्सूल से पीसीटी, लूपोफेनल, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा तो क्या क्या होगा? एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स पीएच कंपोजिशन एंड osmotic pressure of filtrate, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है मैं उसी को कह रहा हूं, प्रेशर ओ फिल्ट्रेट बाय क्या हो जाएगा? गोइंग टू चेंज होता रहेगा। यानी कि पीएच है, कंपोजिशन है, उस जो ये फिल्ट्रेट छन के आएगा तो उसकी जैसे जैसे वो नेफ्रॉन के हर पार्ट में से जाएगा तो उस फिल्ट्रेट की पीएच भी बदलती रहेगी, कंपोजिशन भी बदलती रहेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा? इट इज ड्यू टू selective reabsorption to it, selective reabsorption to it या by it। इसके द्वारा स्थान स्थान पर, जगह जगह पर क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। as well as secretion of harmful substance
as well as secretion of harmful substance into it. इसका अर्थ समझे। ये कहता है जैसे ही ये फिल्ट्रेट पूरे नेफ्रॉन के अंदर घूमेगा तो इस फिल्ट्रेट की कंपोजिशन, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेट्रा चेंज होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे की तरफ पास होगा वैसे वैसे इसमें से जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना है सब्सटेंस का वो होता चला जाएगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होता चला जाएगा और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो वेस्ट है, उनका भी सीक्रेशन इसके अंदर होता चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें से जो काम की चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो तो इसमें से बाहर निकलती रहेंगी और जो बाहर बेकार की चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो इसके अंदर डलती रहेंगी, जिसके कारण इसकी पीएच कंपोजिशन या ऑस्मोटिक प्रेशर लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो एक हमारा स्टेप है, इसमें नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट अपना किस तरीके से अपना रोल अदा करता है। ठीक है, तो इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन following part play significant role। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पीसीटी, नंबर 2 लूप ऑफ हेनल, नंबर 3 डीसीटी। ठीक है, डीसीटी और उसके बाद डीसीटी इकट्ठा ही है, ये हम अलग अलग कर सकते हैं। सीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ एनल, डीसीटी, सीटी और सीडी का मतलब कलेक्टिंग डक्ट, सीटी का मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल एंड पीसीटी। पीसीटी का तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया भी है कि किस तरीके से पीसीटी के अंदर एपिथेलियल सेल्स माइक्रोविलाई बनाती हैं और वो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण जो रीअब्जॉर्प्शन है सब्सटेंस का वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी का क्या रोल है वो हम अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, तो वो सभी पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी और समय के अभाव के कारण आप इसको अच्छे तरीके से फिर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम अगली वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। कौन सी? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रोल ऑफ फॉलोइंग पार्ट इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगली वीडियो का क्या नाम रहेगा? रोल ऑफ फॉलोइंग पार्ट इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके।